हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे समेटिव असेसमेंट, योगात्मक या सारात्मक आकलन। तो इसके अंतर्गत हमने इसकी विशेषताएं पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि सारात्मक आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कुछ बिंदु मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ये अभी पिछली बार का ही आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ही इसको रेलेवेंट करके मैंने आपको आगे लेकर के जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि इसे सारात्मक या योगात्मक आकलन क्यों कहते हैं। तो हमने ये बात की थी कि इसमें सभी प्रकार का आकलन आएगा, जैसे कि हमने पूर्व सूचक आकलन पढ़ा है, निदानात्मक आकलन पढ़ा है, और इससे पहले हमने पढ़ा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी जिसे हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। तो इसमें प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव, ये तीनों ही समेटिव में आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सारात्मक या योगात्मक आकलन। और इसके साथ ही जो इसका ये शब्द है समेटिव शब्द, ये समेशन से मिलके बना है, और समेशन शब्द का अर्थ क्या है? कुल, जोड़ या फिर योग, इसीलिए इसका नाम है योगात्मक या सारात्मक आकलन। तो जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को जाना तो हमने प्रोफेसर एस.के. दुबे की परिभाषा के आधार पर इसका अर्थ समझा था। प्रोफेसर एस.के. दुबे क्या कहते हैं कि सारात्मक आकलन, योगात्मक आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, ये परिभाषा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन, व्यवहारिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत मूल्यांकन, इन तीनों की ही बात होती है सारात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट में, ठीक है। और फिर इसके द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चे के विकास स्तर को स्पष्ट करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है या बच्चे ने कितना विकास कर लिया है, क्योंकि सारात्मक आकलन या फिर योगात्मक आकलन किसकी बात करता है? ये बात करता है बच्चे के सर्वांगीण विकास। तो ये चेक करता है कि बच्चे ने कितना विकास कर लिया है, उसके विकास के स्तर को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दोबारा से बता दिया। अब इसके अलावा इसमें हमने विशेषताएं स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो प्रोसेस है समेटिव असेसमेंट की, ये क्या है? ये निर्णयन की प्रक्रिया है, प्रोग्रेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बताया था मैंने आपको कि इसमें निर्णय लेता है। निर्णय कौन लेगा? शिक्षक निर्णय लेगा बच्चे के मूल्यांकन करने के बाद बच्चे के विषय में, उसकी असेसमेंट करेगा, क्योंकि असेसमेंट का मतलब ही क्या है? निर्णय करना, राय बनाना, यही चीज़ है ना, निर्धारण करना। तो शिक्षक डिसीजन लेगा बच्चे के बारे में, उसके विकास के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि इसमें परीक्षण के द्वारा या कार्य व्यवहार के द्वारा चेक किया जाता है, इसमें विषय वस्तु या आयु स्तर को ध्यान में रखा जाता है, ये चीज़ें बताई थी। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि ये जागरूकता का विकास होता है इस असेसमेंट से, कौशल का विकास होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा छात्रों के कार्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा क्या था कि ग्रेड और अंक प्रदान किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ से ही आपको आगे लेके जाना है मैंने। तो एक बार ये आपको मैंने पिछली कक्षा का दोहराव करा दिया। हमने यहाँ पे जो है पूर्व सूचक मूल्यांकन का प्रयोग कर लिया। वैसे मूल्यांकन तो नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के अंदर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसे मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि ये पूर्व सूचक मूल्यांकन में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रस्तावना हो गई कि मैंने आपको पीछे वाला बता दिया है और अब मैं आगे आपको उसके साथ जोड़ने जा रही हूँ। तो चलिए अब अगली विशेषता की बात करते हैं। इसके बाद तो हमारा जो 8वां बिंदु है इसके बाद वो है आकलन में, एक मिनट, आकलन में छात्रों की सहभागिता। आकलन में छात्रों की सहभागिता।
तो स्टूडेंट्स, मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी असेसमेंट नहीं है जिसमें कि बच्चे को नहीं पता होता कि मेरी असेसमेंट की जा रही है, बल्कि बच्चे से ही हम उसके व्यक्तिगत जो भी कार्य व्यवहार है उसकी जांच करनी है तो बच्चे से ही पूछते हैं। देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ को आप कैसे जान पाएंगे? अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? तो ये असेसमेंट कैसी है? ये असेसमेंट बच्चे की शैक्षिक मूल्यांकन को करती है, बच्चे का व्यक्तिगत और व्यवहारिक मूल्यांकन करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे से बातचीत करना। तो बच्चे को पता होता है कि ये सवाल जो मुझसे पूछे जा रहे हैं इसके द्वारा मेरा आकलन किया जा रहा है। तो इसमें पूरी तरह से छात्रों की सहयोगिता या छात्रों की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हो इसको, कि इसमें बच्चे को महत्व दिया जाता है, उसका सहयोग लेने के लिए, उसकी सहभागिता लेने के लिए पूरी तरह से शिक्षक दृढ़ होता है, पूरा प्रयास करता है जिससे कि बच्चे की उसको सहभागिता मिल सके, बच्चे का सहयोग मिल सके और असेसमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें जो शिक्षक है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की भूमिका अपने आप ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने फर्स्ट बिंदु था वो क्या कह कराया था आपको, निर्णय की प्रक्रिया। मैंने कहा था ये एक निर्णय करने की या अंतिम पड़ाव तक पहुंच करके एक लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन किसने लेना है? शिक्षक ने लेना है। आकलन किसने करना है? शिक्षक ने करना है। तो आप एक बात बताइए, जब ये सारा काम कर कौन रहा है, इसका कर्ता धर्ता कौन है? शिक्षक है। तो इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसने बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन करना है, उसने बच्चे के व्यवहारिक मूल्यांकन को चेक करना है और इसके साथ ही बच्चे के साथ उसने पर्सनली भी उसको जजमेंट तक ले करके जाना है। उसने ये भी चेक करना है कि बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, बच्चा अपना जो पर्सनल उसके जो व्यूज़ हैं वो क्या है, वो उससे बात करेगा, उसके घर वालों से बात करेगा, उसके सोसाइटी के जो लोग हैं उससे बात करेगा, उसके रिश्तेदारों से बात करेगा, तभी तो उसके बारे में जो व्यक्तिगत सूचना चाहिए वो लेकर के आ सकता है। इसके साथ ही वो बच्चे को भी अपने विश्वास में लेगा, तभी बच्चा अपने बारे में उसको कुछ बताएगा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं बताएगा। और इसके अलावा पूरे शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि सारे विषयों के अंतर्गत उसके स्तर को जांचना कि उसको कितना आता है। तो थोड़ा मुश्किल काम है और हम ये कह सकते हैं। फिर उसके अलावा व्यवहारिक मूल्यांकन करना, यानी जो बच्चे को सिखाया गया है उसको बच्चे ने अपने दैनिक जीवन में कितना प्रयोग में लिया है, व्यवहारिकता को चेक करना। तो मुश्किल है ना। तो इसके लिए इस शिक्षक का जो स्थान है या इसकी जो भूमिका है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा काम इसने ही करना है। ठीक है, तो एक विशेषता ये भी है कि इसमें शिक्षक का जो रोल है, शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है अधिगम स्तर में वृद्धि। अधिगम स्तर में वृद्धि। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चे के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो निष्कर्ष आता है, जो परिणाम आता है, उसके आधार पर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए आप जो लास्ट में डिसीजन लेते हैं उसमें आप ये पाते हैं कि आपके स्टूडेंट के जो ग्रेड आया है या जो अंक आए हैं वो बहुत कम है। मान लो सी ग्रेड आया, ठीक है, सी ग्रेड आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जब शैक्षिक, व्यवहारिक और ये कह सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन किया और उसके आधार पर जो हमारा लास्ट बिंदु, 7वां बिंदु था, लास्ट क्लास में अभी लिखा हुआ था यहाँ पे, उसमें लिखा था ना कि इसमें ग्रेड या अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, कि इसमें ग्रेड दिए जाते हैं या अंक प्रदान किए जाते हैं। तो हमने ये देखा था। तो मान लो उसे जो ग्रेड मिला वो सी है या उसको जो अंक मिले वो बहुत ही कम है, क्योंकि सी आपको पता है कि पहले ए ग्रेड, ये A+ की बात करो आप, A+, फिर उसके बाद A, फिर B+, फिर B, फिर C+ और C, यानी कम मार्क्स आए हैं उसके।
तो आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट में जो निर्णय आया है, जो निष्कर्ष आया है, अब आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब शिक्षक को पता चल गया कि मेरे इस स्टूडेंट का जो सी ग्रेड आया है या नंबर कम आए हैं, तो इसका मतलब अगर ये नहीं सीख पाया है, अगर इसका विकास नहीं हो पाया है, अगर इसका अधिगम नहीं हो पाया है, तो मतलब क्या, तो कोई ना कोई कमी रह गई है। चाहे वो बच्चे की तरफ से कमी रह गई है, या फिर शिक्षक की तरफ से कमी रह गई है, या फिर उसके शिक्षण में कोई कमी रह गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्या है। अब हम क्या करेंगे, उस समस्या की खोज करेंगे। ठीक है, समस्या की खोज कैसे करनी है, निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा। निदानात्मक मूल्यांकन क्या करता है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन क्या करता है, कारणों का पता लगाता है। तो यहाँ पे हम इस असेसमेंट का यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, और इसके बाद जब अगली बार उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो फिर अगर पूरे सिस्टम से चला जाएगा तो सी ग्रेड तक वो बच्चा नहीं स्टैंड करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो उससे ऊपर उठ जाएगा, अधिगम में वृद्धि हो जाएगी, अगर ये ध्यान दिया जाएगा तो। ठीक है, इन सब जो कमियां रही हैं उन सब की ओर ध्यान रख करके, या फिर ध्यान करके उनका, और उनमें सुधार करके क्या किया जा सकता है, अधिगम स्तर में वृद्धि की जा सकती है। तो ये मूल्यांकन क्या करता है, बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आता है कि इस वजह से अधिगम नहीं हो पाया था, और अब अगली बार क्या करेंगे, सुधार ला करके अधिगम करवा सकते हैं, या फिर बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक विशेषता ये भी सामने आती है कि समेटिव असेसमेंट अधिगम में वृद्धि करता है। चलिए, इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद है अधिगम के अंत में की जाने वाली प्रक्रिया। अधिगम के अंत में की जाने वाली प्रक्रिया, तो ये जो प्रोसेस है ये अधिगम के अंत में की जाती है, यानी पहले पूरी तरह से शिक्षण कराया जाता है, शिक्षक अपने एफर्ट्स लगाता है, जैसे भी जितने भी अच्छे तरीके से वो पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, वो उसका प्रयास करता है। और उसके बाद बच्चे जब अधिगम कर चुके होते हैं, तब उसके बाद इन द लास्ट, यानी पूरा सिलेबस करवा दिया है आपने, जितना पढ़ाना है पढ़ा दिया है, और अंत में बच्चों की ये असेसमेंट की जाती है। तो ये क्या होती है, अधिगम के अंत में कह लो या शिक्षण के अंत में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये हो गई हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, 7 बिंदु हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, ये 4 बिंदु जो बचे थे ये यहाँ पे आ गए हैं। इसके साथ ही हमारी विशेषताएं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, विशेषताओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, समेटिव असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, समेटिव असेसमेंट कितने प्रकार की होती है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये विशेषताएं आपके सामने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकार। ठीक है, तो प्रकार हमने 5 प्रकार के पढ़ने हैं। जिसमें जो सबसे पहला प्रकार जो यहाँ पे आएगा वो है सारात्मक टेस्टिंग। ठीक है, सारात्मक टेस्टिंग। मैं पहले नाम लिख देती हूँ और उसके बाद एक एक करके आपको सारा मैं बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार सारात्मक टेस्टिंग। दूसरा प्रकार है इसका इंटर्नशिप। और फिर है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। फिर चौथा प्रकार इसका आएगा प्रदर्शन, और पांचवा प्रकार आएगा लाइसेंस या प्रमाण पत्र देना। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं, एक एक को एक एक करके आप समझ लो। सारात्मक टेस्टिंग क्या चीज़ है, समेटिव टेस्टिंग क्या चीज़ है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, अर्धवार्षिक
व वार्षिक परीक्षाएं। तो इसमें क्या किया जाता है, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं। हमें पता है ना स्कूल में जैसे होता है अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और लास्ट में जाकर के जिसमें होल सिलेबस आता है उसको बोलते हैं वार्षिक परीक्षा। तो ये एक प्रकार है समेटिव असेसमेंट का जो प्रयोग में लिया जाता है या शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो ये तरीका है, इस तरह से समेटिव असेसमेंट की जा सकती है। ठीक है, टाइप्स पढ़ रहे हो ना, टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो उसमें जो पहला टाइप हमारे सामने है वो है समेटिव टेस्टिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स ले सकते हैं या फिर ईयरली एग्जाम्स ले सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, ये पहला प्रकार है। इसके बाद सेकंड प्रकार है इसका, दूसरा टाइप है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप क्या केवल आप लोग इंटर्नशिप पे जाते हो बीएड करने वाले? नहीं, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चे को क्लास में सिखाया गया है, बच्चे ने कल को जो व्यवसाय करना है, क्योंकि ये इंटर्नशिप कहाँ होती है, व्यवसायिक क्षेत्र में होती है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लेना। जब कुछ आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, यानी कुछ कोर्सेज होते हैं ना जिनमें ट्रेनिंग पीरियड माना जाता है जिनको, जैसे बीएड है, तो ये क्या है आपकी, बीएड कोई एक ऐसी योग्यता नहीं है कि जिसको आप सभी यूज़ करेंगे, यानी बीए आप सभी करते हैं, बीएससी सब कुछ सब कोई करता है, तो ये तो हो गई एक कॉमन फैकल्टी हो गई, या फिर कह सकते हो कॉमन आपकी योग्यता हो गई। ठीक है, सामान्य योग्यता हो गई। लेकिन ये बीएड करना क्या चीज़ है, बीएड एक शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स है। इसके बाद आप कौन सा व्यवसाय चूज करोगे या कौन से व्यवसाय में जाओगे, तो आप टीचिंग में ही जाओगे। तो एक पर्टिकुलर किसी एक फील्ड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग के लिए जो कोर्स होता है, उसमें ये इस इंटर्नशिप को रखा जाता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप का मतलब कल को जो व्यवसाय करना है उसका पहले अभ्यास कराना, उसकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको सिखाना। तो जैसे आप सभी ने टीचर बनना है, तो आपकी इंटर्नशिप जो सेकेंड ईयर के अंदर आपको पता ही है 96 डेज की है, या फिर अभी जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपको 20 लेसन बनाने होते हैं, आपको 20 डेज़ के लिए स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, जो कि कोरोना की वजह से आपको पता है कि इस बार नहीं हो पाया है। लेकिन हम इसको इग्नोर करते हुए हम तो केवल इस वर्ड की बात करेंगे ना। इस वर्ड पे अगर हम जाते हैं तो इंटर्नशिप यही होती है कि कल को बच्चे ने जिस फील्ड में जाना है, जिस प्रोफेशन में जाना है, जिस व्यवसाय में जाना है, उसकी तैयारी कराई जाती है, उसे कहते हैं इंटर्नशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आप लोग टीपी पे जाएंगे, ठीक है, अगर इस बार सब सामान्य रहा तो आप लोग टीपी पे जाएंगे ही सही। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको टीपी पे भेज के या इंटर्नशिप पे भेज के कि आप कल को अच्छे टीचर किस तरह से बन सकते हैं। जब आप में अच्छे टीचर के गुण हो तो आप क्या करें, उसको व्यवहारिक रूप पर लेकर के आए। हमने क्लास में आपको बता दिया बीएड के दौरान कि आपने ऐसे ऐसे पढ़ाना है, अब जा करके आप क्या करके आओ, उसका लाइव टेस्ट करके आओ, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके आओ उन चीज़ों को। तो ये होती है इंटर्नशिप। ठीक है, एक दूसरा प्रकार है इंटर्नशिप के द्वारा हम समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग इंटर्नशिप पे जाओगे, ठीक है, इंटर्नशिप पे आपने लेसन प्लान भी बनाना है। लेसन प्लान बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसके अलावा वहाँ से चेक भी करवा के आना है। तो ये सब के चलते हुए आप क्या होगे, आप एकदम दक्ष बन जाओगे, एकदम कुशल बन जाओगे, आप में स्किल आ जाएगी टीचिंग की। तो इंटर्नशिप इसका दूसरा प्रकार है। ठीक है, फिर इसके बाद कैपस्टोन प्रोजेक्ट। अब ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे को जो सिखाया गया है, उसकी जो जानकारी उसको दी गई है, उसको जो स्किल उसमें डेवलप की गई है, उसके बारे में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो बच्चे को सिखाया गया है, जो बच्चे को बताया गया है, उसको टेस्ट किया जाएगा कि उसको कितना समझ में आया है, उसको जो कौशल हम उसमें डालना चाहते थे, जो कुछ भी क्लास में आपने बताया था, जो भी जानकारी उसको दी थी, उसने कितना उसको ग्रहण कर लिया है, कितना अपने जीवन में उसको अच्छे से प्रयोग कर लिया है। ये है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत बच्चे को फिर प्रोजेक्ट दिया जाता है जानकारी देने के बाद, और सूचना, जब हमने जानकारी दे दी, सूचना दे दी उसको, इसके अलावा उसको बता दिया कि ये काम ऐसे होगा, तो उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे कि उसको खुद को करके दिखाना होता है। ठीक है, ये चीज़ होगी कैपस्टोन प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है इसका प्रदर्शन। प्रदर्शन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपको हम पहले 20 लेसन जाने से पहले, इंटर्नशिप पे आप लोग जब जाते हो तो उससे पहले क्लास के अंदर आपको हम कहते हैं कि आप एक बार
आप रिहर्सल करिए, आप बताइए कि आप कैसे पढ़ाएंगे। हम लेसन प्लान बनाना आपको सिखाते हैं और उसके बाद डिलीवर करना सिखाते हैं। फिर आप इंटर्नशिप पे जाते हैं और जब आप वहाँ से आ जाते हैं, पूरा साल निकल जाता है, आपको सिखाते सिखाते आप सीख जाते हैं अच्छी तरह से, तब आपको प्रदर्शन करना होता है, आपको डेमो देना होता है। यानी आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे फाइनल लेसन या क्रिटिसिज्म लेसन देना होता है। तो वो प्रदर्शन के अकॉर्डिंग ही होता है, या फिर प्रदर्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो अपने फाइनल लेसन या फिर क्रिटिसिज्म लेसन के तरह। ठीक है, जो पूरा साल हमने सीखा अब उसको चेक करवाना है, कैसे डेमोस्ट्रेशन देना है उसको। तो ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। या आप ये कह सकते हो कि जैसे बच्चों के फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, साइंस के बच्चे लैब में जा करके टेस्ट करके और ये सब कुछ दिखाते हैं, बाहर से एग्जामिनर आता है, तो वो सब कुछ। तो एक तरीका होता है इस तरह से, जो क्लास में सिखाया गया है उसको करके दिखाना है, जो किताब में पढ़ाया गया है, जो टीचर ने बताया है, अब उसको करके दिखाना है कि क्या बच्चों उसका डेमो दे सकते हैं, क्या बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर बच्चे इस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इसका मतलब जो एक टीचर की टीचिंग है या फिर उसके द्वारा किया गया जो ये असेसमेंट है, मूल्यांकन है, जो आकलन है, वो अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये है प्रदर्शन, ये चौथा प्रकार है। लास्ट देखिए, लाइसेंस या प्रमाण पत्र देना। मतलब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे आकलन होते हैं जिनमें बच्चे को कुछ लाइसेंस कह लो या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे रीट की तरह। रीट में अगर आप 150 में से 90 मार्क्स से ज़्यादा गेन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो। या फिर नेट का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह से राज्य स्तर या फिर केंद्र सरकार तो देती है नेट के लिए, है ना, नेट का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का हो गया, या फिर हमें सेट का मिलता है तो वो स्टेट लेवल पे मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी असेसमेंट होती हैं, कुछ ऐसी समेटिव असेसमेंट होती हैं जिनके अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है जब आप उस क्राइटेरिया में आगे बढ़ जाते हो। यानी आपने मान लो रीट के अंदर 150 में से 90 या 90 से ज़्यादा नंबर लेते हैं, 60% मार्क्स आएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। कल को आप उस सर्टिफिकेट का प्रयोग कर